सागरीय लवणता के क्रम में महासागरीय जो लवणता है उसके क्रम में हम अगले वीडियो में पढ़ रहे हैं सागरीय लवणता को नियंत्रित करने वाले कारकों का संक्षिप्त वर्णन। वर्षा के कारण लवणता घटती है। बड़ी नदियों के जल के महासागर में मिलने पर तटीय लवणता कम हो जाती है। सागरीय हिम के पिघलाव के कारण लवणता में कमी आती है। वाष्पीकरण के फलस्वरूप लवणता बढ़ती है। उच्च वायुदाब तथा प्रतिचक्रवातीय दशाओं के कारण सागरीय लवणता में वृद्धि होती है। उच्च अक्षांश में सागरीय जल के जमने हिम के निर्माण के कारण सागरीय लवणता में वृद्धि होती है, परंतु जब हिम पिघलती है तो लवणता में कमी आती है। विभिन्न विशेषताओं वाली विभिन्न जल राशियों के मिश्रण से सागरीय जल की लवणता में विषमता आती है और प्रचलित हवाओं एवं महासागरीय धाराओं के कारण सागरीय लवणता में क्षेत्रीय विभिन्नता उत्पन्न होती है। सागरीय लवणता का वितरण। सागरीय लवणता की औसत महासागरों की जो औसत लवणता है वो 35 है, परंतु प्रत्येक महासागर, सागर, झील आदि में लवणता की मात्रा में अंतर देखने को मिलता है। लवणता में यह अंतर क्षैतिज और लंबवत दोनों रूपों में होता है। इसी प्रकार बंद, अंशतः एवं खुले सागरों में भी लवणता में अंतर मिलता है। इस आधार पर महासागरीय जो लवणता है उसका हम अध्ययन दो रूपों में करेंगे, क्षैतिज वितरण और लंबवत वितरण। सागरों में क्षैतिज वितरण। सागरों में लवणता के क्षैतिज वितरण को समलवण रेखा के माध्यम से दर्शाया जाता है। समलवण रेखा से तात्पर्य सागरों में समान लवण वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को समलवण रेखा अर्थात आइसोहेलाइन कहते हैं। जो क्षैतिज वितरण है इसमें मुख्य रूप से अक्षांशों का सहारा लेते हैं। इसके अलावा प्रादेशिक वितरण पर भी ध्यान दिया जाता है। प्रादेशिक वितरण के अंतर्गत प्रत्येक महासागर की लवणता का अलग अलग वितरण का अध्ययन करते हैं। इसी तरह सीमांत सागर, खुले, बंद और आंशिक रूप से बंद सागरों की लवणता पर भी विचार करते हैं। अक्षांशीय वितरण। सागरीय लवण की मात्रा तथा वितरण पर अक्षांशों का नियंत्रण अधिक होता है। भूमध्य रेखा से दूरों की ओर जाने पर सामान्य रूप में लवणता में कमी आती है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। कथन दिया हुआ होगा, भूमध्य रेखा से दूरों की ओर जाने पर सामान्य रूप में लवणता में वृद्धि होती है, पहला। दूसरा उसी में देंगे, भूमध्य रेखा से दूरों की ओर जाने पर सामान्य रूप में लवणता में कमी आती है। आपको बताना है कौन सा सही है। तो हमें ये याद रहेगा कि भूमध्य रेखा से जो दूरों की ओर जाने पर सामान्य रूप से लवणता में कमी आती है, ये सही है। भूमध्य रेखा पर उच्चतम लवणता नहीं मिलती, परंतु यहाँ उच्च तापक्रम तथा उच्च वाष्पीकरण होता है, क्योंकि यहाँ पर वर्षा का जल लवणता को कम कर देता है। इसी कारण भूमध्य रेखा पर लवणता कम मिलती है। भूमध्य रेखा पर लवणता की मात्रा 34 रहती है। उच्चतम लवणता 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में मिलती है, जहाँ पर इसकी मात्रा 36 रहती है, क्योंकि इन भागों में उच्च तापक्रम तथा उच्च वाष्पीकरण के साथ आर्द्रता न्यून होती है और वाष्पीकरण अधिक होता है। इस कारण यहाँ लवणता अधिक मिलती है। दक्षिणी गोलार्ध में 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य 35 लवणता मिलती है। दोनों गोलार्धों में 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य लवणता में कमी आती है। इसके परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में यह घटकर 31 और दक्षिणी गोलार्ध में 33 मात्रा हो जाती है। ध्रुवों के पास हिम के पिघलने के कारण जो जल प्राप्त होता है उसके कारण लवणता में और अधिक कमी आ जाती है। समस्त उत्तरी गोलार्ध में औसत लवणता 34 तथा दक्षिणी गोलार्ध में 35 मिलती है। इस तरह अक्षांशीय वितरण के आधार पर महासागरों में लवणता के 4 मंडल हैं, जो हैं भूमध्य रेखीय क्षेत्र का अपेक्षाकृत कम लवणता का मंडल, अयानुवर्तीय अधिकतम लवणता का मंडल, शीतोष्ण कटिबंधीय कम लवणता का मंडल और ध्रुवीय तथा उपध्रुवीय न्यूनतम लवणता का मंडल। प्रादेशिक वितरण। इसके अंतर्गत महासागरों में लवणता का वितरण या तो अलग अलग रूपों में लेते हैं या विभिन्न लवण मंडलों के अंतर्गत। जेनेकिस ने लवणता के आधार पर सागरों को 3 प्रदेशों में विभाजित किया।
प्रशांत महासागर में लवणता का वितरण। प्रशांत महासागर आकार और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है और इसके विभिन्न भागों में लवणता में पर्याप्त अंतर देखने को मिलता है। भूमध्य रेखा के पास लवणता 34.85 मिलती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में 15 से 20 डिग्री अक्षांशों के मध्य लवणता 35 मात्रा मिलती है। दक्षिणी प्रशांत महासागर में इन्हीं अक्षांशों में 36 मात्रा मिलती है। उत्तरी प्रशांत महासागर में इन अक्षांशों के उत्तर में महासागर के पश्चिमी भाग में ओखोटस्क तथा मंचूरिया के पास ठंडी जलधारा के कारण हिम के पिघलने से जो जल प्राप्त होता है उसके कारण लवणता घट जाती है और ये 31 हो जाती है। मध्य अमेरिका, कैलिफोर्निया और पेरू तट के पास जल के स्थानांतरण तथा नीचे से जल के ऊपर आने के कारण लवणता कम रहती है। कोलंबिया तट के पास 28 और चिली तट के पास 33 लवणता मिलती है। नदियों के मुहाने के पास लवणता कम हो जाती है, जैसे कि येलो नदी 30, यांगटीसियांग 33। अटलांटिक सागर में लवणता का वितरण। अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 35.6 और भूमध्य रेखा पर उच्चतम लवणता न मिलकर 15 से 20 डिग्री अक्षांशों के बीच में मिलती है। दक्षिणी अटलांटिक महासागर में 10 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महासागर के पश्चिमी भाग में लवणता अधिक तथा पूर्वी भाग में लवणता कम मिलती है। नदियों के मुहाने के पास कम लवणता पाई जाती है, जैसे सेंट लॉरेंस के मुहाने पर 31, अमेजन के मुहाने के पास 15, कांगो के सामने 34, नाइजर के सामने 20 और राइन के मुहाने के सामने 32। अटलांटिक महासागर के जो आंशिक रूप से बंद सागर हैं और सीमांत सागरों में लवणता का जो वितरण है वो भिन्न देखने को मिलता है। उच्च अक्षांशों में कम लवणता होते हुए भी उत्तरी सागर में उच्च लवणता मिलती है, क्योंकि इसमें गल्फ स्ट्रीम के कारण लवणता का समावेश हो जाता है। इसी के विपरीत जो बाल्टिक सागर है वहाँ न्यून लवणता मिलती है, क्योंकि यहाँ नदियों तथा वर्षा के द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति होती रहती है, जिसके कारण इसमें लवणता घट जाती है। और उत्तर की ओर जाते हैं बाल्टिक सागर में तो लवणता घटती है। रूजियन द्वीप के पास लवणता 7 से 8 तथा बोथनिया की खाड़ी में 2 मिलती है। दक्षिणी स्वीडन के पूर्व में लवणता केव के पास 11 और बोर्नहोम के पास 8। इसी प्रकार भूमध्य सागर में अत्यधिक वाष्पीकरण तथा अटलांटिक महासागर के साथ कम संपर्क के कारण लवणता अधिक मिलती है। इसके पश्चिमी भाग में 36.5 और पूर्वी भाग में 39 लवणता देखने को मिलती है। ब्लैक सी में नदियों द्वारा जल की आपूर्ति के कारण लवणता घटकर 17 से 18 ही रह जाती है। कैरेबियन सागर में 30 लवणता मिलती है। हिंद महासागर में लवणता का वितरण। हिंद महासागर में उत्तरी हिंद महासागर में 0 से 10 डिग्री अक्षांश के मध्य 35.14 लवणता देखने को मिलती है और बंगाल की खाड़ी में ये घटकर 30 रह जाती है, क्योंकि गंगा नदी के कारण स्वच्छ जल की अपार राशि सागर में आती है और उसके परिणाम स्वरूप लवणता घट जाती है। और अरब सागर में लवणता 36 बंगाल की खाड़ी की अपेक्षा अधिक मिलती है, क्योंकि वहाँ पर अपेक्षाकृत शुष्क मौसम के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है और इसके अलावा नदियों द्वारा लागे जल की मात्रा भी कम होती है। दक्षिणी हिंद महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के पास अधिकतम लवणता मिलती है, क्योंकि यहाँ शुष्क पर्यावरण पाया जाता है। हिंद महासागर के जो आंशिक बंद सागर हैं उनमें फारस की खाड़ी में 37 से 40 मात्रा, लाल सागर में 36 से 41 और लवणता मिलती है, क्योंकि उच्च तापक्रम के कारण वाष्पीकरण अधिक होता है और वर्षा कम होती है। इसी कारण यहाँ लवणता अधिक मिलती है। जो लवणता के प्रदेशों को 3 भागों में विभाजित करते हैं। सामान्य से अधिक लवणता वाले प्रदेश 37 से 41, जिनमें लाल सागर, फारस की खाड़ी और रूम सागर। सामान्य लवणता वाला प्रदेश जिनमें 32 से 36, कैरेबियन सागर, बोस जलडमरू मध्य, कैलिफोर्निया की खाड़ी। सामान्य से कम लवणता वाले प्रदेश 20 से 35, आर्कटिक सागर, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया सागर, ओखोटस्क सागर, जापान सागर, चीन सागर, अंडमान सागर, उत्तरी सागर, इंग्लिश चैनल, सेंट लॉरेंस की खाड़ी, बाल्टिक सागर, हडसन की खाड़ी। लवणता का लंबवत अर्थात गहराई के साथ वितरण। महासागर में लंबवत वितरण
के विषय में किसी निश्चित नियम का प्रतिपादन नहीं किया जा सकता, क्योंकि कहीं पर लवणता गहराई के साथ घटती है तो कहीं पर बढ़ती है। सागरीय लवणता का लंबवत वितरण की प्रवृत्तियाँ निम्न प्रकार हैं। शीत कटिबंधीय महासागरों में 300 से 1000 मीटर की गहराई पर लवणता में वृद्धि होती है, परंतु 1000 मीटर गहराई के नीचे लवणता लगभग स्थिर रहती है। निम्न अक्षांशों अर्थात उष्णकटिबंधीय सागरों में लवणता 300 से 1000 मीटर तक ह्रास होता है, परंतु 1000 मीटर की गहराई से आगे लवणता स्थिर रहती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि 300 से 1000 मीटर की गहराई में लवणता में तीव्र परिवर्तन होता है। इस परत को हेलोक्लाइन कहते हैं। महासागरीय जल की सबसे ऊपरी सतह में अधिकतम लवणता होती है और गहराई के साथ लवणता में कमी होती जाती है। धन्यवाद।